हिंदी विषय के सभी विद्यार्थियों एवं प्रतियोगियों को नमस्कार। सभी विद्यार्थियों के लिए मैं आज हिंदी साहित्य के रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि आलम के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनकी काव्य समीक्षा के बारे में विश्लेषण एवं विवेचन करेंगे। सबसे पहले जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। आलम कवि रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि है। रीतिकाल में आलम नाम के अब तक दो कवि माने जाते रहे हैं। एक आलम अकबर के समकालीन सूफी कवि थे जिन्होंने माधवानल कामकंदला की रचना की, और दूसरे आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम शाह के आश्रित थे। आलम नाम के दो कवि हुए हैं या आलम के नाम पर उपलब्ध सारी रचना एक ही आलम कवि की है, इस प्रश्न को लेकर विद्वानों में मतभेद है। शिव सिंह के सरोज में केवल एक ही आलम का उल्लेख है। शिव सिंह ने आलम का एक सवैया और एक दोहा उद्धृत किया है। उस सवैया के आधार पर जिसमें आलम का नाम आता है, आलम को औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम शाह बहादुर शाह प्रथम, जो बाद में बना, का दरबारी कवि मान लिया गया। बाद में प्रमाणित हुआ कि वह सवैया मुअज्जम के दरबारी कवि किसी जेत सिंह महापात्र का लिखा हुआ है। बाद में 1904 की खोज में आलम की कामकंदला की एक प्रति मिली। उसका रचनाकाल 991 हिजरी अर्थात 1583 ईस्वी है। इसके आधार पर बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा कि हिंदी में एक नहीं बल्कि दो आलम हैं। एक माधवानल कामकंदला के रचयिता आलम और दूसरे मुअज्जम शाह आश्रित आलम केली के रचयिता आलम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रथम संस्करण में एक ही आलम का उल्लेख है। उसे मुअज्जम शाह का दरबारी कहा गया है। माधवानल कामकंदला का रचयिता भी इसी आलम को मान लिया गया है। मिस्र बंधु विनोद के 1939 के संस्करण में दो आलम माने गए हैं। माधवानल कामकंदला के रचयिता आलम को भक्ति काल में डाल दिया गया और आलम केली के रचयिता आलम को रीतिकाल में किंतु इस संस्करण में भी उस आलम को मुअज्जम शाह का दरबारी कवि ही कहा गया। लेकिन अब यह सिद्ध हो चुका है कि आलम केली के रचयिता आलम से मुअज्जम के दरबारी नहीं थे। ये भ्रम इसलिए फैल गया कि जेत सिंह महापात्र का सवैया आलम का मान लिया गया था, परंतु आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और याज्ञिक बंधुओं ने दोनों को एक ही व्यक्ति माना है। किंतु इसके लिए उन्होंने जो प्रमाण दिए हैं वे बहुत पुष्ट नहीं कहे जा सकते। माधवानल कामकंदला और आलम केली के रूप और शैली में जो अंतर है वह सिद्ध करता है कि उनके रचयिता अलग अलग है। आलम कवि की काव्य कृतियाँ और रचनाएँ। अब श्याम स्नेही और सुदामा चरित दो रचनाएँ और प्रकाश में आ गई है। इस प्रकार माधवानल कामकंदला जो प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है, श्याम स्नेही और सुदामा चरित 3 प्रबंध काव्य और एक मुक्त संग्रह आलम केली आलम के नाम से प्राप्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रबंधकार आलम और है तथा मुक्तकार आलम और। काव्य रूप और शैली की भिन्नता इस मान्यता के मूल में है। रंगरेजन प्रेसी शेख का संबंध मुक्तकार आलम से माना गया है और उसी को शुक्ल जी ने स्वच्छंद प्रवृत्ति का कवि कहा। प्रबंधकार आलम तो सूफी प्रभाव से युक्त शुद्ध प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि है। स्वच्छंद धारा की विशेषताओं के दर्शन आलम केली में ही होते हैं। लौकिक प्रेम की भावात्मक और परंपरा मुक्त अभिव्यक्ति जैसी आलम केली के कवित्व सवैयों में मिलती है, वैसी ऊपरी कथित अन्य रचनाओं में नहीं। ये जाति के ब्राह्मण थे, पर शेख नाम की रंगरेजिन के प्रेम में फंसकर
और उसकी काव्य कुशलता पर मुग्ध होकर मुसलमान आलम बन गए और उसके साथ विवाह करके रहने लगे। आलम को शेख से जहान नामक एक पुत्र भी हुआ। आलम का रचना काल संमत 1740 से संमत 1760 तक माना जा सकता है। कहा जाता है कि आलम केली के आलम छाप वाले पद्मपति आलम के और शेख छाप वाले पद्मपत्नी शेख के हैं, पर परीक्षा करने पर उनमें शैली आदि का कोई विशेष अंतर प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त शेख नाम के साथ पुल्लिंग क्रिया के प्रयोग भी पद्यों में मिलते हैं। मुसलमानों में शेख नाम स्त्रियों का होता भी नहीं है, अतः अनुमान यह होता है कि शेख आलम का ही जातीय नाम था। वही अपनी छाप यथावश्यक कभी आलम और कभी शेख रख देता था। अंग्रेजन की कहानी या तो मनगढ़ंत है या फिर उसका कोई और नाम होगा। किंवदंती है कि शेख अंग्रेजन भी अच्छी कविता करती थी। आलम के साथ प्रेम होने की विचित्र कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि आलम ने एक बार उसे पगड़ी रंगने को दी, जिसकी खूंट में भूल से कागज़ का चिट बंधा चला गया। उस चिट में दोहे की ये आधी पंक्ति लिखी थी, कनक सरीसी कामनी काये को कटी छीन। शेख अंग्रेज ने दोहा इस तरह पूरा करके कटी को कंचन काट विधि कुचन मध्य धरी दीन। उस चिट को फिर जो का त्यों पगड़ी की खूंट में बांध कर लौटा दिया। उसी दिन से आलम शेख के पूरे प्रेमी हो गए और अंत में उसके साथ विवाह कर लिया। शेख बहुत ही चतुर और हाजिर जवाब स्त्री थी। एक बार शाहजादा मुअज्जम ने हंसी में शेख से पूछा, क्या आलम की औरत आप ही है? शेख ने चट उत्तर दिया कि हाँ जहाँपना जहान की माँ मैं ही हूँ। आलम के लिए में बहुत से कवित शेख कवियत्री के रचे हुए हैं। आलम के कवित सवयों में भी बहुत सी रचना शेख की मानी जाती है। माधवानंद कामकंदला कृति के बारे में। इस प्रबंध काव्य में माधवानंद और कामकंदला के पारस्परिक प्रेम की कथा प्रेमाख्यान शैली में सूफी प्रभाव के साथ वर्णित की गई है। इसके दो रूप मिलते हैं। छोटा रूप बड़े की अपेक्षा प्राचीन प्रतीत होता है। कामकंदला के नृत्य गान वर्णन में कवि ने अपने संगीत ज्ञान का विशेष परिचय दिया। यही अंश रागमाला नाम से गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित हुआ है। श्याम सनेही, इस ग्रंथ में रुक्मिणी विवाह की कथा है और इसकी रचना भी दोहा चौपाई शैली में हुई है। यह प्रबंध काव्य है। सुदामा चरित ये प्रबंध काव्य है। इसमें कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन मिलता है। आलम केली, यह आलम की महत्वपूर्ण काव्य कृति है, काव्य संग्रह है। इसमें मुक्तक छंद है। यह मुक्तक काव्य है। इसमें आलम कवि के रीति शैली के स्फुट पद्यों का संग्रह है। प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों में इसके कई नाम मिलते हैं, जैसे कविता आलम के कवित, रस कवित, अक्षर मालिका और चतुस्सती आदि, जिनमें से कोई सर्वमान्य नहीं है। आलम केली का प्रकाशन 1922 ईस्वी में उमाशंकर मेहता द्वारा किया गया। कांकरोली राजसमंद के द्वारकेश पुस्तकालय में चतुस्सती नाम से आलम के 400 के लगभग मुक्तकों की जो पांडुलिपि मिलती है, उसका लिपि काल 1655 ईस्वी है। लाला भगवान दीन ने 1916 ईस्वी की एक अन्य प्रति के आधार पर आलम केली नाम से आलम के कवित सवयों का प्रसिद्ध संकलन प्रकाशित कराया तथा उसमें कविता काल 1683 ईस्वी से 1703 ईस्वी तक माना। कांकरोली में 471 छंदों का एक अन्य संकलन अक्षर मालिका नाम से मिलता है, जिसमें आलम के मुक्तकों को व्यंजन और स्वर क्रम से प्रस्तुत किया गया है। इसमें आलम के अन्य ग्रंथों के भी कुछ पद्य समाविष्ट कर लिए गए हैं। आलम केली में संयोग एवं वियोग श्रृंगार की विभिन्न परिस्थितियों, दशाओं एवं अनुभूतियों के साथ साथ राधा कृष्ण की लीलाओं का भी चित्रण यत्र तत्र हुआ है। आलम के स्वच्छंद प्रेम पर
उस युग का कृष्ण भक्ति काव्य का भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है। आलम केली के काव्य की समीक्षा। आलम की प्रेमानुभूति व्यक्तिगत है, वह मार्मिक और सत्प्रतीत होती है। उसमें अभिलाषा की प्रधानता है, इसलिए प्रिय को पाकर भी प्रेमी तृप्त नहीं होता। उसका प्रत्येक क्षण अंतर्द्वंद से पीड़ित रहता है। प्रिय की छोटी छोटी चेष्टाएं प्रेमी के अंतरतम को मथ डालती है। दूसरी ओर इस प्रेम में विमस्तता भी है। प्रेमी अपनी अभिलाषाओं में आकुल रहता है, पर प्रिय निष्ठुर और कठोर ही बना रहता है। कृष्ण निकट रहते हैं फिर भी निष्ठुर है। ऐसी स्थिति प्रेमी के लिए गले की फांसी बन जाती है। इस प्रकार विवाह, अनुभाव, नायिका भेद आदि की रीतिबद्ध परंपरा से मुक्त होकर मन की उलझन और व्यथा की अनेक ऐसी अंतर्दशाएं आलम ने चित्रित की है जो रीतिबद्ध काव्य में देखने को नहीं मिलती। उनके द्वारा प्रेम चेष्टा प्रधान वाद्य नहीं है, अनुभूति प्रधान आंतरिक है, इसलिए उनकी शैली मार्मिक है। उसमें अभिलाषा और वेदना की प्रधानता है, इसलिए वह आपातत फारसी की प्रेम पद्धति की ओर झुका हुआ है। उसमें नैराश्य, मार्मिकता, व्यथा, मूकता आदि विशेषताएं बार बार अभिव्यक्त हुई है। संभवतः आलम अपनी युक्तियों को सजाने और चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए कभी सावधान नहीं दिखाई पड़ती। उनकी चिंता भावों को अपनी समस्त पूर्णता और गंभीरता के साथ व्यक्त करने की रहती है। अतः वे शैली की अलंकारिकता के मोह से मुक्त है। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन उल्लेखनीय है। आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे, ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेक्षाएँ भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही हैं। शब्द वैचित्र्य, अनुप्रास आदि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से कहीं नहीं पाई जाती। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमय युक्तियाँ इनकी रचना में मिलती है कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है। रेखतार उर्दू भाषा में भी इन्होंने कवित कहे हैं। भाषा भी इस कवि की परिमार्जित और सुव्यवस्थित है, पर उसमें कहीं कहीं कीन, दीन, जौन आदि अवधि या पूर्वी हिंदी के प्रयोग भी मिलते हैं। कहीं कहीं फारसी की शैली के रस से बाधक भाव भी इनमें मिलते हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलम कवि के बारे में टिप्पणी की। अतः इनके काव्य में प्रेम की विभिन्न पक्षों का चित्रण अनुभूतिपूर्ण शब्दों में हुआ है। इनकी व्यक्तिक प्रणय गाथा दुखांत में परिणित हो जाने के कारण इनकी विरह वेदना में वह गंभीरता नहीं आ सकी जो इस परंपरा के अन्य कवियों में मिलती है, तथा उसमें कहीं कहीं कामुकता, अश्लीलता और नग्नता के भी दर्शन होते हैं। फिर भी उसमें पर्याप्त सरसता एवं प्रभावोत्पादकता है। आलम की काव्य प्रतिभा, सरसता एवं उनकी शैली की प्रौढ़ता का परिचय निम्नांकित सवये में मिल जाता है। जाथल की ने बिहार अनेकन ताथल का करी बैठी चुन्यो करे, जारस नासो करी बहु बातन तारस नासो चरित्र गुन्यो करे, आलम जोन से कुंजन में करी केली तहाँ अब शीस धुन्यो करे, नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे। तो ये थी आलम की ब्रज भाषा में रचित रचना जो बहुत ही प्रसिद्ध है। निश्चित रूप से आलम कवि के जीवन और उनकी काव्य कृतियों और उनकी काव्य समीक्षा के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और यह जो जानकारी मैं के लिए लेकर आया हूँ उनसे निश्चित रूप से आप लाभान्वित हुए होंगे और आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। बस आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भरतपुर।